हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जोनियंस केमिस्ट्री में। तो चलिए आज हम एमएससी फाइनल का बायो इनऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं और यह एमएससी फाइनल का यूनिट नंबर 3 है और यूनिट नंबर 3 का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों से और धीमे धीमे हम अच्छी तरह से इसको टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो पहला आज का जो हमारा टॉपिक है होगा वो हमने क्वेश्चन बेस पर यहाँ पर लिख लिया है। वो क्वेश्चन क्या है, देखो, डिस्कस द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन एंड व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। यानी कि हमें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के फंक्शन पढ़ने हैं और उनके डिफरेंस पढ़ने हैं और उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। उसके साथ साथ हमें ये भी तो जानना होगा कि हमारी हीमोग्लोबिन क्या होती है, मायोग्लोबिन क्या होती है, तभी तो उसके हम फंक्शन और उनके डिफरेंस और सिमिलरिटीज के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना हीमोग्लोबिन से और हीमोग्लोबिन के बारे में अच्छे से समझते हैं। उसके बाद हम मायोग्लोबिन के बारे में समझेंगे, फिर आपस में दोनों में डिफरेंस जानेंगे और उसके बाद हम उनके जो सिमिलरिटीज हैं वो जानेंगे। और साथ ही साथ हमारा फोकस होगा कि जो हम लेक्चर शूट कर रहे हैं हमारा सबसे ज्यादा फोकस है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पर, ठीक है, और सब्जेक्टिव टाइप दोनों पर। यानी कि सब्जेक्टिव के साथ साथ हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डील करेंगे उस चीज को हमने फोकस किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन से। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन से, अच्छा, जो हीमोग्लोबिन है इसको शॉर्ट में HB नाम से भी लिख देते हैं, H सफिक्स में B मींस हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। देखो, सबसे अच्छी बात है हमारी जो हीमोग्लोबिन के बारे में, ये है एक मटेलो प्रोटीन्स है। हीमोग्लोबिन क्या है हमारी, एक मटेलो प्रोटीन्स है। अच्छा, मटेलो प्रोटीन्स क्या होती हैं, ये भी प्रोटीन्स होती हैं। मटेलो प्रोटीन्स क्या होती है, हमारी प्रोटीन्स होती हैं जो कंटेनिंग होती हैं मेटल आयन से। किससे? मेटल आयंस से। यानी कि वे प्रोटीन जिनमें कंटेन हो, यानी कि जिनमें मेटल आयंस लगे हों, वे प्रोटीन जिनमें मेटल आयन प्रेजेंट हो या मेटल आयंस हो, वो हमारी मटेलो प्रोटीन्स कहलाती हैं। तो ये हीमोग्लोबिन क्या है, हमारी मटेलो प्रोटीन्स है। तो बात आती है मटेलो प्रोटीन्स है मींस प्रोटीन है, तो इसमें कौन सा मेटल आयंस लगा हुआ है, तो इसका नाम मटेलो प्रोटीन्स है। तो हीमोग्लोबिन में हमारा जो मेटल आयंस होता है वो होता है Fe। क्या होता है? Fe 2 पॉजिटिव, यानी कि आयरन। क्या होता है? आयरन मेटल आयंस होता है, इसमें आयरन मेटल आयंस होता है। हीमोग्लोबिन से हमारा कौन सा आयंस होता है? आयरन मेटल आयंस होता है प्रेजेंट। अच्छा, ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन हमारी आरबीसी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? आरबीसी में पाए जाते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। अच्छा, और रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं, इसी के कारण हमारा जो ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है। कैसा होता है? रेड होता है। कैसा? रेड होता है आरबीसी की कारण। अच्छा, हमने हीमोग्लोबिन के बारे में क्या जाना कि हीमोग्लोबिन एक मटेलो प्रोटीन्स है। क्या है? मटेलो प्रोटीन्स है। मटेलो प्रोटीन्स है तो इसमें कोई मेटल आयंस होगा। मेटल आयंस कौन सा प्रेजेंट होता है? क्वेश्चन आ सकता है आपका, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल आयंस प्रेजेंट होता है? तो आंसर होगा Fe हैं। अच्छा, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे आरबीसीएस में पाए जाते हैं, यानी कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। और इसकी कारण हमारे जो ब्लड होता है उसका जो कलर रेड होता है वो हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है। इतनी सी बात हमने समझ ली। अच्छा, अब हम इसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। इसका कार्य क्या होता है एक्चुअली में, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो हमें इसका फंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हमें फंक्शन के बारे में जानना है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, तो हम हीमोग्लोबिन के देखो फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। फंक्शन देखो, मोस्टली हमारा जो हीमोग्लोबिन है इसके आपके 2 फंक्शन होते हैं मोस्टली। देखो कौन कौन से होते हैं। पहला उसका फंक्शन होता है वो होता है O2 ट्रांसफर का, O2
ट्रांसफर का, O2 ट्रांसफर का कार्य करता है, और दूसरा जो फंक्शन होता है सेकंड, वो होता है इसका CO2 कैरियर का, CO2 कैरियर का कार्य करता है। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर ये O2 और ये CO2 कहां से आते हैं, इनका क्या कार्य है और इनकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, तभी तो हम O2 ट्रांसफर जानेंगे कि हीमोग्लोबिन एक्चुअली में O2 ट्रांसफर कैसे करती है और हीमोग्लोबिन CO2 कैरियर कैसे करती है। तो सबसे पहले हमें O2 के बारे में जानना पड़ेगा कि हमारी बॉडी के अंदर O2 आता कहां से है और कहां से कहां पर ट्रांसफर होता है और एक्चुअली में इसकी क्या आवश्यकता है हमारी बॉडी के अंदर। इसी प्रकार से हमें जानना होगा कि ये जो CO2 है ये हमारी बॉडी के अंदर कहां से आता है और कहां पर ये ट्रांसफर होता है, कैरियर होता है, और ये हमारे एक्चुअल हमारी बॉडी के अंदर इसका क्या कार्य होता है, क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम देखो इसे जान लेते हैं। देखो हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी को कार्य करते हैं, हम बोल रहे हैं कार्य करना है, चल रहे हैं कार्य, या हमारी मतलब कोई तरह का किसी भी तरह का हमारा वर्क किया हमने, फिजिकल या मसल्स वर्क किया। सपोज हमने कोई फिजिकल वर्क किया, हमने कोई फिजिकल वर्क किया। अब कार्य करेंगे, हम कार्य करते रहेंगे तो हमें थकान होगी, यानी कि हमें एनर्जी की जरूरत होगी। कार्य करने के बाद हमें एनर्जी, या कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो किसी भी फिजिकल या मसल्स वर्क करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी। क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी कार्य करने के लिए, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, एनर्जी कहां से आती है हमारी बॉडी के अंदर जो हम कार्य कर सकते हैं। तो एनर्जी पाने के लिए, एनर्जी लेने के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, हम फूड लेते हैं। एनर्जी को पाने के लिए, एनर्जी लाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकन फूड करते हैं, हम खाना खाते हैं। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमें क्या मिली, एनर्जी मिलती है। खाना खाने के बाद एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, इस चीज पर हमें फोकस करना चाहिए। खाना खाया, खाना खाने से हमें क्या मिली, एनर्जी। जब एनर्जी मिली तो वो कैसे मिली, इस चीज पर हमें फोकस करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलती है हमें खाना खाने से। अच्छा, एनर्जी कैसे मिलती है हमें खाना खाने से। तो देखो एनर्जी हमें कैसे मिलती है खाना खाने से। खाना हमने टेकन फूड किया, तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी मिलेगी तो कैसे मिलेगी, जब इस फूड को हम डिकम्पोज करेंगे। क्या करेंगे, डिकम्पोज करना पड़ेगा, इसे हम डिकम्पोज करना पड़ेगा। मतलब किसी भी चीज को डिकम्पोज करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, उसे ऑक्सीडाइजेशन करना पड़ेगा, उसे ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। मतलब हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी कि इसको डिकम्पोज करने के लिए हमें क्या चाहिए, O2 चाहिए, यानी कि हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, ऑक्सीजन की। तो पहला क्वेश्चन ये था कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर क्यों पड़ती है, एक्चुअली में ये ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमें किसी भी बॉडी को एनर्जी पाने के लिए, कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए, कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहां से मिलेगी, जब आप खाना खाओगे, खाना खाओगे तो एनर्जी मिलेगी। अब खाना खाने से एनर्जी कैसे मिलेगी, कि उस खाने को डिकम्पोज करेंगे आप, उस खाने को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, तोड़ करके, यानी कि तोड़ करके हमें एनर्जी मिलेगी। अब तोड़ेंगे कैसे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, और ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, अब ये ऑक्सीजन आती कहां से, ये जो ऑक्सीजन की हमें जो आवश्यकता पड़ी, इसकी जो रिक्वायरमेंट पड़ी, ये ऑक्सीजन आई कहां से। ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम अपनी एयर से लेते हैं, एनवायरमेंट से। एयर से लिया, एयर से हमने यानी कि अपने फेफड़ों द्वारा, यानी कि सांस द्वारा हमने लिया, और एयर से लेने के बाद ये ऑक्सीजन हमारे कहां पहुंच गई, लंग्स में। कहां पहुंच गई, फेफड़ों में, लंग्स में पहुंची भाई साहब, लंग्स में ये हमारी ऑक्सीजन पहुंची। लंग्स में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन क्या होगा, लंग्स में हमारी क्या, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। क्या होती है, हीमोग्लोबिन वहां पर प्रेजेंट होती है। लंग्स से हीमोग्लोबिन आए भाई साहब, और इनने क्या किया, O2 को अपने साथ ले लिया, हीमोग्लोबिन ने O2 को अपने साथ ले लिया, और ये ट्रांसफर हो गए, यानी कि ये लेकर के चले आए, और आकर के इन्होंने आगे एक मायोग्लोबिन बैठा हुआ है, एक मायोग्लोबिन नाम का एक प्राणी बैठा हुआ है, उसको इन्होंने ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दी। यानी कि हमने हवा द्वारा, एयर द्वारा ऑक्सीजन ली, फेफड़ों पर ऑक्सीजन पहुंची,
और वहां पर मायोग्लोबिन थी, तो हीमोग्लोबिन थी, तो हीमोग्लोबिन ने क्या किया, ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिया किसको, मायोग्लोबिन तक। मायोग्लोबिन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को स्टोर कर लिया। क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। यानी कि ये जो मायोग्लोबिन है, ये जो मायोग्लोबिन का नाम का जो प्राणी है, ये स्टोरेज का काम करता है, O2 स्टोरेज का कार्य करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, O2 स्टोरेज का काम होता है। इतनी बात समझ में आई। इसने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया। इसने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। यानी कि मायोग्लोबिन के पास अब हमारी जो ऑक्सीजन है वो मायोग्लोबिन के पास स्टोर हो गई, मायोग्लोबिन के पास स्टोर हो गई। अब क्या करते हैं हम, हमें एनर्जी की जैसे ही आवश्यकता पड़ती है हमारी बॉडी के अंदर, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। और खाना खाने के लिए फिर एनर्जी लेने के लिए हमें उसे डिकम्पोज करना होता है। जैसे ही हमने खाना खाया, तो हमने खाना खाया, खाना में क्या मिलता है, मोस्टली हमें ग्लूकोज वगैरह। जैसे ही हमने खाया, अब इससे एनर्जी लेने के लिए हमें इसे डिकम्पोज करना होगा। डिकम्पोज करने के लिए इसको ऑक्सीडाइज करना होगा, मतलब O2 की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही इसको O2 को, किसी भी खाने को डिकम्पोज करने के लिए O2 की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो पहले से ही प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन मायोग्लोबिन में हमारी बॉडी के अंदर। तो मायोग्लोबिन उसको दे देता है। यहां से मायोग्लोबिन से ऑक्सीजन लिया उस खाने ने, उस ग्लूकोज ने, तो क्या हुआ, वो डिकम्पोज हो जाता है, वो टूट जाता है। क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। एक मिनट, अच्छा हाँ, तो क्या हुआ, हमें जैसे ही हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमें ग्लूकोज मिला, यानी कि हमें ग्लूकोज खाया, यानी कि खाना में क्या एक्चुअली ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज करने के लिए हमें क्या, डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब ऑक्सीजन हमें कहां से मिलेगी, यानी कि उसको ऑक्सीडाइज करना है। तो ये हमारे मायोग्लोबिन पर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन थी, वो क्या करेगी, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन दे देगी, और ये डिकम्पोज हो जाता है ऑक्सीजन किस में, एनर्जी प्लस CO2 में। एनर्जी प्लस CO2 में ये क्या हो जाता है, हमारा डिकम्पोज हो जाता है। एनर्जी और CO2 में हमारा ये डिकम्पोज हो जाता है। अब एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी तो हमारी बॉडी को चाहिए, तो एनर्जी हमारी बॉडी में हो जाती है, हमें ये कार्बन डी। अब CO2 कहां जाता है, ये CO2 कहां जाता है हमारा, अब जैसे ही हमारा मायोग्लोबिन ने इसको ऑक्सीजन दिया, तो मायोग्लोबिन ने ऑक्सीजन दिया, ग्लूकोज डिकम्पोज हुआ एनर्जी और CO2 में, तो ये मायोग्लोबिन क्या करती है, CO2 को लेकर के आ जाती है। अब इसको जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को देना आती है, जब हीमोग्लोबिन इसको ऑक्सीजन ट्रांसफर करती है, तभी जैसे यानी कि हीमोग्लोबिन लंग्स से लाई, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के पास कहां से आया, लंग्स से आया। और जैसे ही ये हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन देने जाता है, तभी मायोग्लोबिन इसको CO2 दे देता है। क्या दे देता है, CO2 दे देता है। और ये CO2 कहां से आता है, जब जो ग्लूकोज खाना खाते हैं तब उसको डिकम्पोज करते हैं, तब हमें एनर्जी और CO2 मिलता है। ये CO2 मायोग्लोबिन लेके आता है, मायोग्लोबिन क्या करता है, इसको हीमोग्लोबिन को दे देता है। अब यही हमारी प्रोसेस चलती है श्वास में, यानी कि हम CO2 निकालते हैं, O2 लेते हैं। वो आता कहां से जाता है, ये चीज होती है। तो इतनी बात समझ में आई कि O2 का ट्रांसफर हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है। यह कहानी होती है O2 के ट्रांसफर की और CO2 के कैरियर की। तो हमने फंक्शन सीखा, हमने किसका सीखा, हीमोग्लोबिन का फंक्शन सीखा कि हीमोग्लोबिन के फंक्शन क्या होते हैं। O2 को तो ट्रांसफर करता है और CO2 को ये कैरियर करता है। इतनी बात हमने समझ ली। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसकी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर जान लेते हैं, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर। इनसे भी क्वेश्चन, अच्छा मैं ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन, इसके बाद टॉपिक खत्म होने के बाद इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल डोंट वरी रहिएगा। ठीक है, तो इसके देखो हम क्या कहते हैं, हमारा जो हीमोग्लोबिन होती है इसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल्स यानी प्रत्येक मॉलिक्यूल में, ईच
मॉलिक्यूल्स यानी कि इसके सभी मॉलिक्यूल्स में 4 सब यूनिट होते हैं। कितने? 4 सब यूनिट्स होते हैं, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल्स, इसके हर एक मॉलिक्यूल्स में 4 सब यूनिट होते हैं। 4 सब यूनिट होते हैं। 4 सब यूनिट होते हैं इसके हर एक मॉलिक्यूल्स में। किसके? हीमोग्लोबिन के प्रत्येक मॉलिक्यूल्स में 4 सब यूनिट होते हैं। ये बात आप जान लो, ठीक है। तो इसकी देखो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर कुछ इसकी होगी, तो 4 सब यूनिट होंगे। तो देखो किस प्रकार से होते हैं इधर। अच्छा मैं इधर रफ कर देता हूं, आप लोगों ने नोट कर ही लिया, इधर लिख दे रहा हूं। ईच मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन, ईच मॉलिक्यूल्स 4 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, 4 सब यूनिट बना लो, ठीक है। ठीक है, ये सब कहानी धीमे धीमे समझ में आएंगी। क्या है एम, क्या है इसका लफड़ा, क्या है। इसमें देखो एफी आयरन कुछ बाइंड होता है इस तरीका से, ठीक है। ये अभी मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, क्लियर नहीं है अभी, है थोड़ा समझने के लिए आप देख लीजिए। एफी है, अभी जब इसकी एकदम एग्जिट बताएंगे तब आपको समझ में आएगी। ये होता है। अच्छा, इसमें एक प्रोटीन्स लगी होती है बाहर, इसमें एक प्रोटीन वगैरह जैसी लगी होती है, ठीक है। प्रत्येक सब यूनिट के ऊपर एक प्रोटीन होती है। अच्छा, अब ये जो अंदर का पोर्शन होता है, ये वाला ये हीम प्रोटीन होती है। क्या? हीम प्रोटीन्स होती है, हीम प्रोटीन्स होती है। और ये जो बाहर की होती है ये ग्लोबिन प्रोटीन होती है। क्या? ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ग्लोबिन। ऐसे इसकी बाहर की ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन, और इसे बोलेंगे अंदर की को हीमोप्रोटीन, हीम प्रोटीन या हीमोप्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, हीमोप्रोटीन, ठीक है। ग्लोबिन प्रोटीन और हीम प्रोटीन ये सभी होती हैं। अच्छा हमने ये बात समझ ली, यानी कि एक हीमोग्लोबिन के या ईच हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स में 4 सब यूनिट होते हैं। वो इस प्रकार के होते हैं, 4 सब यूनिट होंगे। तो देखो यानी कि 4 सब यूनिट होंगे, तो इसमें एफी कितने होंगे? 4 एटम होंगे। एफी के एटम कितने होंगे? 4 एटम होंगे। यानी कि हर एक प्रत्येक, यानी कि ईच सब यूनिट में एक एफी आयरन भाई साहब बाइंड होगा, एक एफी। तो यानी कि एक, इसका मतलब क्या हुआ? 4 एटम हो गए। यानी कि ये किस में हो गए? एक पूरे के पूरे एक हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में 4 एटम होते हैं, किसके? एफी के। तो मतलब अब 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ, या ऐसे लिखो 1 यूनिट में कितने हुए? 1 यूनिट में एफी कितने हुए? 1 एफी बाइंड हुआ, कितना? 1 एफी होगा। कितना? 1 एफी होगा। कितना होगा? 1 एफी होगा। और तो हमारे एक हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होते हैं, 4 सब यूनिट होते हैं। तो 4 एफी कितने हो गए हमारे? 4 एफी हो गए। कितने हो गए? 4 एफी एटम प्रेजेंट होंगे। अच्छा, तो ग्लोबिन प्रोटीन कितने हो गए हमारे? और 4 ग्लोबिन प्रोटीन है, एक ग्लोबिन प्रोटीन, 2 3 4 ग्लोबिन प्रोटीन हो गए। तो हमारे ग्लोबिन प्रोटीन कितने हो गए? 4 ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। यानी कि एक मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन प्रेजेंट द 4 ग्लोबिन प्रोटीन्स। यानी कि हमारे एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन में, एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन में हमारे 4 ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। 4 ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। कितने ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं हमारे? 4 ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। और हमारा एक प्रत्येक हमारे हीम प्रोटीन होता है प्रत्येक यूनिट में, यानी कि 4 सब यूनिट होते हैं, एक 4 सब यूनिट होते हैं हमारे एक हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में। यानी कि एक हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में 4 सब यूनिट बनती हैं। तो हमारे कितने? 4 ही तो हमारे हीमोप्रोटीन हो गए और 4 ही हमारे ग्लोबिन प्रोटीन हो गई। अब ये हीम प्रोटीन और ग्लोबिन प्रोटीन होते क्या हैं, ये अच्छे से आइए चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ग्लोबिन प्रोटीन क्या है, उसके बाद हम हीम प्रोटीन पढ़ेंगे, यानी कि हेमे प्रोटीन बोलते हैं इसको। अच्छा, इसको हेमे प्रोटीन बोलते हैं। और ये क्या होता है, तो सबसे पहले हम ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। ये ग्लोबिन प्रोटीन
क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन क्या है, और ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ के चलिए ग्लोबिन प्रोटीन क्या है। ग्लोबिन अच्छा, जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आगे चल के पढ़ोगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वह हीमोग्लोबिन होती है इसमें ऑक्सीजन बाइंड होता है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है। यानी कि जब हमने श्वास में ऑक्सीजन ले लिया तब उस हीमोग्लोबिन में Hb+O2 हो गया, Hb+O2 हो गया, वो हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। अब ऐसी हीमोग्लोबिन जब तक हमने श्वास नहीं ली है, मतलब हमने ऑक्सीजन नहीं लिया है फेफड़ों द्वारा, तब हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है। कौन सी? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है। इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन में। अच्छा, अभी हम क्या है ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में जानते हैं कि ग्लोबिन प्रोटीन हमारी क्या है। तो देखो, ग्लोबिन प्रोटीन होती है आपकी दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स की होती है ग्लोबिन प्रोटीन। कितने प्रकार की होती है? टू टाइप्स की होती है। एक अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन, और दूसरी होती है आपकी बीटा ग्लोबिन प्रोटीन। अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन। अब ये आपकी अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन क्या होती है और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन क्या होती है। अच्छा, आपकी ग्लोबिन प्रोटीन दो प्रकार की होती है, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन। अभी अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन क्या होती है और बीटा क्या होती है? देखो, इस वाली अल्फा वाली में क्या होता है? 141 आपके अमीनो एसिड होते हैं, यानी कि 141 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये 146 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, यानी कि अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन 141 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये चीज क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। 141 अमीनो एसिड से बनी होती है, ये 146 अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। अच्छा, ये आपकी होती है ना, ये आपकी अमीनो एसिड 141 और इन्हीं से मिलकर हमारी प्रोटीन्स वगैरह बनी होती हैं, ठीक है, पेप्टाइड वगैरह से मिलकर के, आपने सब लोगों ने पढ़ाई होगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है आपकी, इनके पोलर फॉर्म और नॉन पोलर फॉर्म में पाई जाती है। ये पोलर फॉर्म में पाई जाती है, इसकी पोलर भी होती हैं, पोलर और नॉन पोलर भी होती हैं, कैसी होती है? देखो, अभी मैंने यही तो बताया था, एन ये अभी समझ में आएगा, ठीक है, यानी कि एपी, यानी कि ये हमने ग्लोबिन प्रोटीन बताई थी। अब इसका पोलर फॉर्म कौन सा होगा? नॉन पोलर फॉर्म आउटर साइड की होती है। कौन सी? आउटर साइड की होती है। और नॉन पोलर क्या होती है? इनर साइड की होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है। क्या होती है? वो हाइड्रोफोबिक होती है। इनर साइड क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। वो कौन सी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। और आउटर साइड की क्या होती है? हाइड्रोफिलिक होती है, इतनी बात समझिए, हाइड्रोफिलिक होती है। यानी कि हमारी जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है वो दो प्रकार की होती है, एक अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन होती है, एक बीटा ग्लोबिन प्रोटीन होती है। जो अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन होती है वो 141 अमीनो एसिड से बनकर बनी होती है, 141 अमीनो एसिडों से मिलकर की बनी होती है। जो बीटा ग्लोबिन प्रोटीन होती है वो 146 अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। और ये ग्लोबिन प्रोटीन हमारे पोलर फॉर्म में भी पाई जाती है, नॉन पोलर फॉर्म में भी पाई जाती हैं। अब पोलर फॉर्म में आउटर साइड वाली होती है, नॉन पोलर में इनर साइड वाली होती हैं। अच्छा, जो आउटर साइड वाली होती हैं हाइड्रोफोबिक होती हैं, हाइड्रोफोबिक होती हैं आउटर साइड वाली, और इनर साइड वाली होती हैं वो हाइड्रोफिलिक होती हैं। ये हमने ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में इतना जानकारी ली। अच्छा, अब हमने ग्लोबिन प्रोटीन अच्छे से समझ ली। अब हमारा काम क्या होगा? हीमे प्रोटीन पढ़ना। कौन सा? हीमे प्रोटीन पढ़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमे प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ही इंपॉर्टेंट है। अगला काम होगा हमारा हीमे प्रोटीन पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में हम पढ़ेंगे पोरफायरिन रिंग क्या होती है, या पोरफायरिन रिंग क्या होती है, या आयरन पोरफायरिन क्या होती है, या मटेलो पोरफायरिन क्या होती है। इससे आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। और आगे से अच्छा ये चीज हम हिम प्रोटीन्स और जितना भी बचा हुआ है वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है,
तो इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।